अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारा सेल वॉल का जो सिंथेसिस का सारा प्रोसेस है वो बनता है। तो आज और उसी टाइम मैंने आपको बता दिया था कि नेक्स्ट हम लोग बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। तो आज अगर हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो आपने देखा कि टॉप पे मैंने पेनिसिलिन लिखा, लास्ट टाइम भी आपको यही बताया था कि सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को डिस्कस करेंगे तो वो पेनिसिलिन है। वैसे अगर बीटा लैक्टम की क्लासिफिकेशन है तो उसमें पेनिसिलिन है, सिफलोस्पिरिन है, कार्बापेनम है, मोनोबैक्टम्स वगैरह ये सारे इंजेक्शंस आ जाते हैं। पेनिसिलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक काफ़ी पुरानी एंटीबायोटिक है और डे बाय डे इसमें चेंजिंग्स भी आती रही जहाँ-जहाँ पे नीड पड़ी रिसर्च के थ्रू। तो स्टार्ट में मतलब पेनिसिलिन वाज़ रियली कॉमन और ज़्यादा यूज़ होने वाली, आई गेस अभी भी काफ़ी यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन बेसिकली क्या करती है कि ये ग्राम पॉजिटिव के बायो की जो सेल वॉल है वो थोड़ी-सी ईज़िली टियर ऑफ हो जाती है। तो पेनिसिलिन का जो इफ़ेक्ट है वो ग्राम पॉजिटिव पे बहुत अच्छा है। लेकिन ग्राम नेगेटिव को अगर आप देखें तो वहाँ पे सेल वॉल के अलावा एक और आउटर लेयर होती है, ठीक है? जिसको लाइपोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब ये जो आउटर लेयर होती है इसकी लाइपोपॉलीसैकेराइड, ये थोड़ी-सी ना सख्त किस्म की होती है और इससे हमारे जो वाटर सॉल्युबल्स होते हैं उनका जाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे फ्यू ग्राम्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव बैक्टीरिया पे जाके इंसर्ट होते हैं और अपना काम करते हैं। सेकंड हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पेनिसिलिन की जब क्लासिफिकेशन की जाए तो पेनिसिलिन नेचुरल हो सकते हैं, एंटी स्टेफिलोकोकल हो सकते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं और एंटी सोडोमिनॉल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स क्या है। बेसिकली जैसे मैंने लिखा है नेचुरल से हमें स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम का इसलिए बता रही हूँ कि आप जैसे ही कुछ लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोग जॉब्स जॉइन करेंगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हमारी एंटीबायोटिक है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्पेशली पाकिस्तान में तो हम स्टार्ट ही हाई, लोग आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएँगे तो लोग लो डोज़ से हाई डोज़ की तरफ जाते हैं। बट अनलकीली हम लोग हाई डोज से लो डोज की तरफ आते हैं, ठीक है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स वो एंटीबायोटिक होती हैं जो इमरजेंसी यूज़ होती हैं, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। चलिए जी, नेचुरल की बात करते हैं। जो हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन्स होते हैं, इसमें 2 तरह के पेनिसिलिन्स होते हैं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन जी वो पेनिसिलिन्स मेडिसिन है जो हम लोग आईवी यूज़ करते हैं और पेनिसिलिन वो पेनिसिलिन मेडिसिन्स हैं जो हम लोग ओरल यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारी नेचुरल पेनिसिलिन है, ये क्या करती है, ये हमारे ग्राम पॉजिटिव पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है और ग्राम नेगेटिव में अगर कोकाई और बेसिलाई दोनों हैं, तो बेसिलाई को ये छोड़ देगी, उस पे इसने जाके कुछ काम नहीं करना। हाँ, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये कोकाई पे जाके ज़रूर अपना काम करेगी। सेकंड पे हमारे पास है एंटी स्टेफिलोकोकस। अच्छा, कुछ चीज़ें ना नाम से ही ज़ाहिर हो जाती हैं, अगर आप उनको थोड़ा-सा देखें, रीड आउट करने की कोशिश करें तो स्टेफिलोकोकस तो एकदम से आता है हाँ यार, कहीं स्टेफिलोकोकाई पे ही अफ़ेक्ट करता होगा, ठीक है? तो जो हमारी एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, तो जो स्टेफिलोकोकस के अगेंस्ट पेनिसिलिन्स काम करती हैं, तो वो कौन-कौन सी हैं? उनकी क्लासिफ़िकेशन क्या है? अब ये जो एंटी स्टेफिलोकोकस पेनिसिलिन्स होती हैं, ये स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों के अगेंस्ट काम करती हैं, दोनों के अगेंस्ट एक्टिव होती हैं। तो इसमें हमारे पास नेपस्लिन्स हैं, क्लॉक्सिस्लिन्स हैं, डाइक्लोसाइक्लिन्स हैं और ऑक्सासाइक्लिन्स हैं। ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में किसी और ब्रांड नेम के नाम से ही आते हैं। ऑक्सासाइक्लिन और नेपस्लिन्स जो हैं
ये तो दोनों इसी नाम से आ रहे हैं, लेकिन आई गेस बाकी जो हैं वो डिफरेंट ब्रांड नेम से आते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ब्रांड नेम का थोड़ा-सा ये इश्यू होता है कि वो विद द टाइम कंपनीज़ के साथ चेंज होती रहती हैं, तो अंदर जो आपका फ़ॉर्मूला होता है उसमें फिर लिखा हुआ होता है कि ये नेफ्सलीन है या कौन-सी एंटीबायोटिक है। अब इनका मैंने बता दिया आपको कि ये दे आर एक्टिव अगेंस्ट द एंड स्ट्रेप्टोकोकाई बॉथ। और उसके बाद अगर हम देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, पहले भी मैंने आपको बताया कि ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है ईआर में, स्पेशली एक पेशेंट हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है और अगर हमने उसका अभी तक कोई ब्लड कल्चर्स नहीं करवाए, कोई लैब्स वगैरह नहीं गए, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम जल्दी से इसकी लैब्स लेके भेज दें। अब जैसे ही पेशेंट आया, आपने कैनुला इंसर्ट किया, लैब्स ले दी, तो उसके फ़ौरन बाद हम उसको मोस्टली आप देखेंगे अमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन टाइप कुछ दे देते हैं। अमॉक्सिसिलिन ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि तब हमें पता नहीं होता, हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आई होती, हमें पता नहीं होता कि हमारा नेगेटिव वाला जो बैक्टीरिया है उसने अफ़ेक्ट किया है या ग्राम पॉज़िटिव ने उस पे अफ़ेक्ट किया है, ठीक है? तो फॉर टाइम बीइंग हमारा मेन एम ये होता है कि वो जो इन्फ्लेमेशन हो रही है इंटरनली, कहीं न कहीं जो इन्फेक्शन हुआ है, हम उसको रोकें। तो उसके लिए इसकी क्लासिफ़िकेशन में देखें तो अमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन आते हैं। 4th पे है हमारे पास एंटी सूडोमोनास पेनिसिलिन। सूडोमोनास के जो पेशेंट आपके पास आते हैं, तो आपको बड़ा ही वो होता है कि यार ये अच्छा। एक और चीज़, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जब आपका ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो काम कर रहा है, ये एच इन्फ्लुएंजा और एकोलाई पे काम करता है, ठीक है? अगर आपके खुदा न खास्ता किसी बंदे का इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव है या एकोलाई वगैरह पॉजिटिव आ गया है, तो उसमें भी ये देते हैं। अच्छा, एंटी सूडोमोनास पेनिसिलिन की बात कर रहे थे। ये बेसिकली एक्ट्स अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव और सूडोमोनास के पेशेंट पे काम करता है, ठीक है? इसमें पिप्रासिलिन आ गया, कार्सिलिन आ गया, कार्बेनिसिलिन आ गया, मेज़लोसिलिन वगैरह, ये इस तरह की ब्रांड नेम आपने खुद ही काइंडली चेक करने हैं, क्योंकि ब्रांड नेम जो होते हैं वो ऊपर बड़ा-बड़ा लिखा होता है और नीचे फ़ॉर्मूले में ये वाले नेम लिखे होते हैं। तो ऐसा ना हो आप कहें मैडम ने तो कुछ और पढ़ाया था, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये जितने भी एंटी-सोडोमिनाल हैं, ये ग्राम नेगेटिव पे, देखिए आपने नोट किया कि ग्राम पॉजिटिव पे सारे ही ऐसे वो कर रहे हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव पे इनका जो इफ़ेक्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। अब इन्हिबिटर्स की बात करते हैं। वो है हमारे पास बीटा लैक्टम इन्हिबिटर्स जो है उसमें क्लेवोलिनिक एसिड है, सल्बैक्टम है और टैज़ोबैक्टम है। अब इनको हमने इन्हिबिटर्स में क्यों लिया, या जब हमने ये क्लासिफ़ाई कर दिए थे तो उनको हमने अलग से क्यों लिखा? अगर आप इस चीज़ को देखें अपनी रूटीन में कहीं अलग अगर आपको काम करने का मौका देखें, तो आप एक इंजेक्शन आता है या आपके पास वैसे भी एगमेंटिन घर में मोस्टली पड़ी हुई होती है, कैप्सूल की शेप में भी। आप अगर उसको निकाल के देखेंगे तो उसमें, आई एम सॉरी, मैंने पहले रखी हुई नहीं थी, तो उसमें आपको एक चीज़ दिखाई देती है, कैन यू सी दिस? एगमेंटिन टो कोमोक्सीक्लेव, ठीक है? कोमोक्सीक्लेव का मतलब ये है कि इसमें अमोक्सिसिलिन भी है और इसमें क्लोवेलेनिक एसिड भी है। 2 चीज़ों के मिलने से एगमेंटिन बना है। इसी तरह सल्बैक्टम का इंजेक्शन आता है, आई गेस सल्ज़ोन के नाम से आता है, तो उसमें अमोक्सिसिलिन प्लस सल्बैक्टम होता है। टेंज़र या टेंज़ो 4.45 ग्राम या इस तरह कुछ आता है। तो उसमें भी क्या होता है कि आपका पेनिसिलिन के साथ क्या कर दिया है कि टैज़ोबैक्टम को हमने ऐड कर दिया है और उसको थोड़ा-सा मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया है। पेनिसिलिन का मोड ऑफ एक्शन देखते हैं हम। मोड ऑफ एक्शन के मीन्स ये कहाँ पे जाके अफ़ेक्ट करती हैं। ये जितनी भी पेनिसिलिन मेडिसिन हम देते हैं, हमने पहले पढ़ा था ना कि ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम्स होते हैं, जो कि डी-एलानिन और एलानिन जब बाहर आ गए तो उन लोगों ने आपस में नेबर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिए, क्रॉस लिंकिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो ये जो हमारे ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम्स हैं, उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जैसे ही ये ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम्स जो होंगे ये ब्लॉक होंगे, तो क्रॉस लिंकिंग जो होगी
वो नहीं होगी, ठीक है? जैसे ही क्रॉस लिंकिंग स्टॉप हुई तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस जो होगा वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एडवर्स इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट हर एक मेडिसिन के होते हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो हमारी एक टीचर होती थी, वो बड़ा इस चीज़ को माइंड करते हैं कि प्लीज़ डू नॉट राइट डाउन नाज़िया, वॉमिटिंग, ये डिज़ीनेस, ये होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स में हो जाते हैं। लेकिन आपने उनको नोट ज़रूर करना है, इट डज़ नॉट मीन कि आप उनको बॉदर ही ना करें, ठीक है? पेनिसिलिन से जो हमें एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं, उसमें सबसे पहले होगा हमारा हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा हमारा एंजियोएडिमा हो सकता है, लिप्स की स्वेलिंग हो सकती है, टंग की स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है? सेकंड पे हमारे पास आ जाएगा डायरिया। ये मेडिसिन जितनी भी हैं डायरिया कॉज़ करती हैं। आप लोगों ने घरों में भी अगर नोट किया हो तो जैसे ऑगमेंटिन वगैरह हम लोग खाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ट्राई कीजिएगा कि मेडिसिन जो है वो खाने से थोड़ा-सा टाइम पहले खा लें, ठीक है? ताकि वो पेट में जो ब्लूटिंग होती है, जो साउंड्स आती हैं उससे बचने के लिए। थर्ड पे है हमारे पास, ये क्या कहती है, नेफ्राइटिस कॉज़ करती है। नेफ्राइटिस का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपकी किडनीज़ के अंदर, गुर्दों के अंदर, ठीक है? तो बेसिकली नेफ्सलिन जो है इसको समझा जाता है कि ये एक मेन वो कॉज़ है, या नेफ्सलिन, मेथास्लिन स्पेशली जो है, ये वो इसकी एक मेन कॉज़ समझी जाती है। इसके बाद हमारा जो है हेमाटोलॉजिकल टॉक्सिसिटीज़ होना शुरू हो जाती है। आपका जो कोagुलेशन है अ, वो उसका जितना भी ऑब्ज़र्व्ड प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब क्या है यहाँ पे जब हमारे पास पेनिसिलिन ने ये अफ़ेक्ट किए और जो भी हमारे पेनिसिलिन्स की क्लासिफ़िकेशन हमने देखी, मोड ऑफ़ एक्शन देखे, एडवर्स इफ़ेक्ट देखे, तो उसके बाद हम नर्सिंग केयर की बात करेंगे। नर्सिंग केयर की बात यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि बिकॉज़ कौन दे रहा है ये मेडिसिन? नर्स दे रही है ना। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाके इसने एक्शन करना है, कौन से एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं, और जो एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे हमने आगे जाके कैसे इसके साथ चलना है, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़ जो है, आपने कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट टेस्ट डोज़ नहीं देनी है। टेस्ट डोज़ के लिए आपने थोड़ा-सा अराउंड 0.3 से 0.5 ml, जो आपकी 1 ml वाली सिरिंज होती है, इंसुलिन सिरिंज भी लोग उसको कहते हैं। उसमें आपने इंजेक्शन जब डाइल्यूट कर लिया, उसके बाद उसमें से उतना सा ले लेना है और बिल्कुल स्किन के सुपरफिशियल जो पार्ट है बाजू पे, वहाँ पे देना है, ठीक है? वो आपने उतना सा उसको दायरा लगा देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरिया है, ठीक है? ये बाजू का एरिया है, यहाँ पे आपने इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट करना है, ठीक है? आपने प्लान कर लिया और आपने इंजेक्ट कर दिया। उसके सराउंडिंग में आपने इतना सा दायरा लगाना है। दायरा लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अपनी मेडिसिन का नाम लिख देना है। मैंने पेनिसिलिन दी, कोई भी पेनिसिलिन दी, अमॉक्सिसिलिन दी, अमॉक्सल के नाम से आई, तो मैंने अमॉक्सल दी। कितने बजे दी? मैंने यार 3 बजे दी, 3 पीएम पे। तो ऑलमोस्ट आफ्टर 5 टू 10 मिनट आपने आके इसको चेक करना है कि इसके सराउंडिंग में कोई रैशेज़ तो नहीं बने हुए हैं, ठीक है? अगर खुदा ना ख़ास्ता वो मेडिसिन से रेज़िस्टेंट होगा, उससे कोई वो एलर्जिक होगा, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। चेक वाइटल साइन। देखें, जब भी कोई मेडिसिन, जैसे हमने नेफ्राइटिस का पढ़ा, डायरिया का पढ़ा, स्पेशली डायरिया की एग्जांपल लेते हैं या एंजियोएडिमा को ही देख लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एंजियोएडिमा को देख लें, ईसीजी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएँगी। डायरिया को देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, सोडियम जो है वो आपका इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा और आपका बीपी फॉल डाउन करेगा। पेशेंट को असेस करते रहना है। असेस मीन्स हेड टू टो असेसमेंट होती है, जनरलाइज़ असेसमेंट आपने करनी है, जाना है, देखना है, हाल-चाल पूछना है, वाइटल साइन पे नज़र मारनी है और इलेक्ट्रोलाइट उनके चेक करने हैं। ऐसा नहीं है कि सुकून से बैठ जाएँ कि यार कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह बेशक खैर करेगा, लेकिन
उस टाइम में वो हम पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें कभी भी उनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह उनकी केयर करनी है। ये थे हमारे पेनिसिलिन्स। नेक्स्ट जो हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसमें हम लोग फोस्फोमाइसिन पढ़ेंगे, फोस्फोमाइसिन का मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोस्टिन को कवर कर लें और इन दोनों के एडवर्स इफ़ेक्ट वगैरह भी देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर भी कोई आपकी तरफ से सजेशंस है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।